Good day, learners and teachers. आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 1 विच इज़ द साइंस ऑफ बायोलॉजी से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ रिलेशन ऑफ बायोलॉजी with other sciences. By the way, I'm Cash, your virtual teacher, and welcome to my YouTube channel, Learn with Ease. कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ हम बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस लिख सकें और इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। आज के लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोजियोग्राफी, biostatistics, biotechnology, and bioeconomics. Are you ready? So, let's get started. Relation of biology with other sciences. Biology is closely linked with other natural sciences such as chemistry, physics, and earth sciences. बायोलॉजी का दूसरी नेचुरल साइंसेस जैसा कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और अर्थ साइंस के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। These connections help us understand life processes, environmental interactions, and the complexities of living organisms. बायोलॉजी का ताल्लुक जब दूसरी नेचुरल साइंसेस के साथ होता है तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? हम लाइफ प्रोसेसेस जैसा कि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, कंट्रोल, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन जैसे लाइफ प्रोसेसेस को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम इन्वायरमेंटल इंटरेक्शंस को भी अच्छे से समझ सकते हैं। इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन की मैं आपको एग्जांपल दूंगी जिसमें ह्यूमंस इंक्लूड होंगे। ह्यूमंस का अपने इन्वायरमेंट के साथ दो तरह के इंटरेक्शंस होते हैं। एक पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है और एक नेगेटिव इंटरेक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे नेगेटिव इंटरेक्शन की। जब ह्यूमंस फॉरेस्ट को काटते हैं, जंगलात को काटते हैं, तो वो डिफॉरेस्टेशन कर रहे होते हैं और डिफॉरेस्टेशन के नतीजे में उस एरिया में जितने जंगली जानवर रह रहे होते हैं उनका हैबिटेट लॉस्ट हो जाता है, उनका घर तबाह हो जाता है। तो ह्यूमंस का ये इन्वायरमेंट के साथ एक नेगेटिव इंटरेक्शन है। इसी तरह जब ह्यूमंस माइनिंग करते हैं, माइनिंग बहुत सारे पर्पसेस के लिए की जाती है, लेकिन मोस्टली माइनिंग कीमती मेटल्स जैसे कि सोना, चांदी या फिर कोयला निकालने के लिए की जाती है। तो माइनिंग के नतीजे में भी जानवरों का हैबिटेट लॉस होता है और ये भी ह्यूमंस का इन्वायरमेंट के साथ एक नेगेटिव इंटरेक्शन है। अब हम बात करते हैं ह्यूमंस की इन्वायरमेंट के साथ पॉजिटिव इंटरेक्शन की विच इज कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग का मतलब होता है जब भी इंसान सब्जियों के छिलके और फ्रूट्स के छिलकों को क्रश करके मट्टी में मिलाता है तो मट्टी में मौजूद बैक्टीरिया उन सब्जियों और फ्रूट्स के छिलकों को डिकम्पोज करते हैं और उनमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स को वापस सॉइल में भेज देते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स न्यू प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो जो ह्यूमंस कंपोजिटिंग करते हैं ये इन्वायरमेंट के साथ उनका पॉजिटिव इंटरेक्शन है। दूसरी नेचुरल साइंसेस जिनका बायोलॉजी के साथ गहरा ताल्लुक है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को भी समझने के लिए साइंटिस्ट की हेल्प करती हैं। द फॉलोइंग आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हाउ बायोलॉजी इज कनेक्टेड विद अदर साइंसेस। हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिनमें बहुत अच्छे से वाज़ेह हो जाएगा जिसमें बायोलॉजी दूसरी अदर साइंसेस के साथ कनेक्टेड है। लर्नर्स, इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज की पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया है। लिंक को क्लिक करें
और पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इज बायोकेमिस्ट्री। Biochemistry is the study of the structure and reactions of different chemical substances present in living systems. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लिविंग सिस्टम्स क्या होते हैं। जितने भी जानदार इस दुनिया पर मौजूद हैं वो लिविंग सिस्टम्स हैं, चाहे वो एक छोटा बैक्टीरिया हो, एक हाथी हो या इंसान हो। ऑल ऑफ दीज आर लिविंग सिस्टम्स। बायोकेमिस्ट्री में हम लिविंग सिस्टम्स के अंदर पाए जाने वाले सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं और इन सब्सटेंसेस के केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर एग्जांपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। हम सबको पता है फोटोसिंथेसिस का अमल लीव्स में होता है। लीव्स में क्यों होता है? क्योंकि लीव्स के पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के पास थैलेकॉइड्स होते हैं। थैलेकॉइड्स की मेम्ब्रेन पर जब सनलाइट गिरती है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं और एज अ प्रोडक्ट हमारे पास ग्लूकोज बनती है, शुगर बनती है, जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। और एज अ बाई प्रोडक्ट हमारे पास ऑक्सीजन भी आती है। स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के प्रोसेसेस को हम चैप्टर नंबर 8 में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। जब हम खाना खाते हैं, खाना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होता है और वो हर सेल तक पहुंचता है और ऑक्सीजन भी हर सेल तक पहुंचती है। तो खाना ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ये केमिकल रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में एटीपीज जनरेट होते हैं। इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए और उन केमिकल रिएक्शंस में जितने भी सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, हम उन सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर को और उन केमिकल रिएक्शंस को बायोकेमिस्ट्री के अंडर स्टडी करते हैं। द नेक्स्ट वन इज बायोफिजिक्स। नाम से ही जाहिर है ये कॉम्बिनेशन है बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द फिजिक्स which apply to biological processes. बायोफिजिक्स में हम फिजिक्स के उन तमाम असूलों को पढ़ते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पर अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन बायोफिजिक्स we study the rules of lever and motion for understanding the function of muscles, bones and joints. बायोफिजिक्स में हम लीवर और मोशन के असूल पढ़ते हैं क्योंकि लीवर और मोशन के असूल हमें हेल्प करते हैं कि हम मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स की मूवमेंट और मोशन को समझ सकें। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लीवर क्या होता है। लीवर वो सादा सी मशीन होती है जो हमारे काम को आसान बना देती है। ये ग्रे कलर का रॉड आपको दिखाई दे रहा है जिसके एक साइड पर लोड रखा गया है, दूसरे साइड पर एफर्ट लग रही है और ये रॉड जिस पॉइंट पर रखा गया है उसको हम फलक्रम कहते हैं। डायग्राम में आपको एक इंसानी बाजू दिखाई दे रही है जिसने एक पानी का गिलास पकड़ा हुआ है। पानी के गिलास को हम लोड कंसिडर करते हैं। फलक्रम एल्बो पर होता है और इस मसल पर एफर्ट लग रही होती है। तो बेसिकली हम बायोफिजिक्स में फिजिक्स के रूल्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर अप्लाई करते हैं ताकि हम मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स की मूवमेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकें। लर्नर्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। The next one is computational biology. In computational biology, scientists use mathematical models
algorithms, and computer simulations to understand biological systems and their relationship. कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में साइंटिस्ट बायोलॉजिकल सिस्टम्स और उनके दरमियान रिलेशनशिप को समझने के लिए मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिदम्स और कंप्यूटर सिमुलेशन का यूज़ करते हैं। हम बायोलॉजी के सिस्टम्स को समझने के लिए मैथ का यूज़ करते हैं। डाटा हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं और हमें रिजल्ट की सूरत में सॉल्यूशन मिल जाता है। एल्गोरिदम्स होते हैं, हम कुछ ना कुछ इनपुट कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर कुछ सेट ऑफ रूल्स, जिसे हम एल्गोरिदम कहते हैं, हमारे इनपुट डाटा पर अप्लाई करता है और हमें आउटपुट के तौर पर रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिदम्स और कंप्यूटर सिमुलेशंस जैसे प्रोसेसेस बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करते हैं और हमें समझने में मदद देते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे अमाइनो एसिड्स की। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा सच एज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन। मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिदम्स और कंप्यूटर सिमुलेशंस हमें हेल्प करती हैं कि हम अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को जान सकें। आप इमेजिन करें एक सेल जो हमें आम आंख से दिखाई नहीं देता। प्रोटीन्स उस सेल के अंदर मौजूद होती हैं। उन प्रोटीन्स को एनालाइज करना और उनके सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करना ये ह्यूमन के बस की बात नहीं है। तो इन प्रोसेसेस को समझने के लिए हमें कंप्यूटर्स से मदद लेनी पड़ती है और एक नई फील्ड वजूद में आती है जिसे हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का नाम देते हैं। The next one is biogeography. It deals with the study of the distribution of living organisms in different geographical regions of the world. बायोजियोग्राफी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं। जैसे हमें पता है इस दुनिया पर बहुत सारे जानवर मौजूद हैं, लेकिन कुछ जानवर रेगिस्तान में पाए जाते हैं जैसे कि कैमल। कुछ जानवर ठंडे और बर्फीले रीजन्स में पाए जाते हैं जैसे कि पोलर बेयर्स। इन जानवरों की डिस्ट्रीब्यूशन क्लाइमेट के हिसाब से होती है। The influence of climate change on the distribution of organisms is also studied in biogeography. बायोजियोग्राफी में हम क्लाइमेट चेंज के असरात को भी समझते हैं और किस तरह से ये असरात इन ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, कुछ जानवर गर्म और रेतीले इलाकों में पाए जाते हैं जैसे कि कैमल। इसी तरह कुछ जानवर ठंडे और बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं जैसे कि हम बात करेंगे अब पेंगुइन्स की। पेंगुइन्स आर्टिक रीजन में पाए जाते हैं। पोलर बेयर्स भी आर्टिक रीजन्स में पाए जाते हैं। तो हम बायोजियोग्राफी में जानवरों की डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं और क्लाइमेट चेंजेस के इन जानवरों पर क्या असरात होते हैं ये सब भी हम बायोजियोग्राफी में ही स्टडी करते हैं। द नेक्स्ट वन इज biostatistics. It deals with the principles of statistics to analyze and interpret data related to living organisms. नाम से ही जाहिर होता है biostatistics is the combination of biology and statistics. Biostatistics वो साइंस है जिसमें हम statistics के रूल्स को बायोलॉजी पर अप्लाई करते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स खास तौर पर रिसर्च में इस्तेमाल होती है। जब हम एक्सपेरिमेंट के दौरान डाटा कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को एनालाइज करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलाज को अपने डाटा पर अप्लाई करते हैं। स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करते हैं और हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स plays a crucial role in biological research, healthcare, and public health, etc. Biostatistics, biological research,
हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ में एक अहम किरदार अदा करती है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, बायोस्टैटिस्टिक्स में हम स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी रिसर्च के नतीजे में हासिल होने वाले डाटा को एनालाइज कर सकें और किसी नतीजे पर पहुंच सकें। The next one is biotechnology. It deals with the use of living organisms or their components to develop beneficial products or processes for various fields, including healthcare, agriculture, and environmental management. बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनके कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि ऐसे प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस को डेवलप किया जा सके जो हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट को बेहतर बना सकें। फॉर एग्जांपल, बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट्स। मिसाल के तौर पर, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इंसुलिन तैयार कर सकें डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि बैक्टीरिया की मदद से इंसुलिन कैसे बनती है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट एक ह्यूमन सेल लेते हैं और सेल भी कहाँ से लेंगे? पेंक्रियाज से। ह्यूमंस के डीएनए से एक जीन लेंगे जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट एक बैक्टीरिया लेते हैं, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड बाहर निकालते हैं। ये ब्लू कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड को कट करते हैं। कट करने के बाद जो ह्यूमन से इंसुलिन जीन निकाली होती है, उसको प्लाज्मिड में इंसर्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे प्लाज्मिड पूरा हो चुका है। फिर इस प्लाज्मिड को एक बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। फिर इस रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने देते हैं। जब ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, जिसके पास ह्यूमन इंसुलिन जीन है, ये मल्टीप्लाई करता है और एज अ बाय प्रोडक्ट इंसुलिन भी प्रोड्यूस करता है। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट उस इंसुलिन को इकट्ठा करते हैं, फिल्टर करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं और मार्केट में भेज देते हैं ताकि डायबिटिक पेशेंट्स इस इंसुलिन की मदद से अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकें। द लास्ट वन इज bioeconomics. It deals with the study of organisms from economical point of view. Bioeconomics में हम organisms को economical point of view से डील करते हैं। हम देखते हैं कि जिस ऑर्गेनिज्म पर हम कोई रिसर्च कर रही हैं, एट द एंड ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल है या नहीं, क्या हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं या नहीं। In bioeconomics, scientists calculate the cost and profit of the biological project. Bioeconomics में साइंटिस्ट किसी भी बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं और उसके प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं और ये भी देखते हैं कि जो हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं वो सस्टेनेबल है या नहीं। ये भी देखते हैं कि इन फ्यूचर वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहेगा, सस्टेनेबल रहेगा या आगे जाकर खत्म कर दिया जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, साइंटिस्ट एक नई वैरायटी की फसल तैयार कर रही हैं। साइंटिस्ट देखेंगे कि जो ये नई क्रॉप तैयार की गई है, क्या ये फ्यूचर में भी तैयार की जाएगी। इस क्रॉप को तैयार करने के लिए कितनी लागत इस पर खर्च होगी, यानी कितनी कॉस्ट आएगी, और एट द एंड जब हम इस क्रॉप को मार्केट में सेल आउट करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट भी होगा या नहीं। इन सारी कैलकुलेशंस को, सारी बजटिंग को बायो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। लर्नर्स, नेक्स्ट लेसन में हम करियर्स इन बायोलॉजी स्टडी करेंगे। हम मेडिसिन एंड सर्जरी से हॉर्टिकल्चर तक पढ़ेंगे। गुड लक एवरीवन।